बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बेटा पढ़ाई कर रहे थे और आज हम अपनी आगे लेके टॉपिक को चलते हैं। और आज हमारे टॉपिक का नाम है वेव पार्टिकल डुअलिटी। क्या नाम है इसका जी? वेव पार्टिकल डुअलिटी। मैं एक मिनट वो आखिर वेव पार्टिकल डुअलिटी। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब वो वेव पार्टिकल डुअलिटी में ये देखें कि एक्सपेरिमेंट्स विच प्रूव दैट लाइट हैज अ वेव नेचर। That light has wave nature. Experiments which prove that light has a wave nature. Wave particle duality. So interference, diffraction, polarization. Experiments which prove that light has wave nature, उसमें इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन प्रूव करते हैं कि लाइट की वेव नेचर। एंड एक्सपेरिमेंट्स विच प्रूव दैट लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर, which prove that light has particle nature. तो पहला एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच प्रूव दैट लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। और दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट। ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करते हैं कि लाइट की पार्टिकल नेचर है, लाइट का मोमेंटम है। ठीक है? सर चैप्टर का नाम क्या है? Experiments which prove that light has a wave nature. These are the experiments which prove that light has a wave nature. And there are experiments which prove that light has particle nature. Photoelectric effect, Compton effect. ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि लाइट की पार्टिकल नेचर है। एक्सपेरिमेंट्स विच प्रूव दैट लाइट हैज पार्टिकल नेचर। अच्छा, physicists summed up the discussion by saying, physicists summed up the discussion by saying that light has dual nature. Light has dual nature. When it exchanges energy, its particles nature shows up. Its particle nature shows up and wave nature doesn't.
and when its interaction when it does not exchange energy, for example in interference, it's not giving or taking energy from anything. In the case of diffraction, it's not taking or giving energy from any source. When it is not exchanging energy, आप देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे नहीं रहा था, कॉम्पटन इफेक्ट में भी वो इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहा था, एनर्जी दे रहा था, तो उसमें एनर्जी एक्सचेंज था। अब इंटरफेरेंस में कोई एनर्जी एक्सचेंज तो नहीं ना हो रहा। व्हेन इट इज नॉट एक्सचेंजिंग एनर्जी, इट्स वेव नेचर शोज अप। And particle in nature does not. तो ये है जी, दिस इज डुअल नेचर। इसका मतलब है कि वी हैवंट अंडरस्टूड लाइट परफेक्टली वेल। हमें लाइट बहुत परफेक्टली समझ नहीं आई। हमें लाइट, मैंने आपको याद है, मैंने बताया था कि कैम्ब्रिज के हेड एग्जामिनर से मैंने कहा था, तो उसने कहा था कि हमें वी डू नॉट, आई कैन राइट 50 पेजेस ऑन द नेचर ऑफ लाइट, बट द फैक्ट इज दैट वी ह्यूमंस हैवंट एक्चुअली अंडरस्टूड लाइट। हमें बहुत सही समझ इसकी नहीं आई हुई। फोटॉन मॉडल इज आवर वे ऑफ पुटिंग इट, हमने उसकी एक तशरीह की, एंड वेव मॉडल इज आल्सो आवर वे ऑफ पुटिंग इट लाइक दैट। और इन दोनों में एक बात और भी सुन लें कि जितना ज्यादा, ये देखें इस तरह से है, ये रेडियो वेव्स है, ये माइक्रोवेव्स है, ये इंफ्रारेड है, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, ठीक है कि नहीं। अभी मैंने वो बना दी है, थोड़ी अनइवन बना दी। माइक्रोवेव्स का रीजन इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है कि नहीं। माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज। बेटा इस तरफ को फोटोन मॉडल बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, particle light behaves more and more like photons, and as the wavelength increases, the wave nature becomes more prominent. For example, you cannot apply a photon model, or it will be difficult for you to apply a photon model on radio waves. It will be difficult. इसका मतलब है कि रेडियो वेव्स की तरफ जाते हुए वेव नेचर ज्यादा ट्रूथफुल होना शुरू हो जाती है, और गैमा रेज की तरफ मूवमेंट करने से फोटोन मॉडल ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या होता है बेटा, सच्चा साबित होना शुरू हो जाता है। कोई मसला तो नहीं है इसमें, ठीक है कि नहीं। ये बातें जब हो रही थी, उन्हीं दिनों एक और बंदा भी सामने मैदान में आ गया, और उसका नाम था लुइस डी ब्रायो। ये लफ्ज फ्रेंच वर्ड है, तो आपने इसकी जो आवाज निकालनी है वो ये निकालनी है। ये बात भी हमें नहीं पता थी, मैंने 1989 में ये नाम पढ़ा था, और मैं इसको लुइस डी ब्रॉगली ही पढ़ता था, और मेरे साथ बाकी सारे लोग भी लुइस डी ब्रॉगली ही पढ़ते थे। जब हमारी मुलाकात 1998 में कैम्ब्रिज के हेड एग्जामिनर से हुई, तो हमें पहली दफा पता चला कि इसको डी ब्रायो पढ़ना है। तो डी ब्रायो, और उन्होंने हमें बताया कि ये फ्रेंच वर्ड है और आपने इसको डी ब्रायो पढ़ना है। तो लुइस डी ब्रायो ने कहा कि इफ light has dual nature, if light has dual nature, अगर लाइट डुअल नेचर है तो पार्टिकल्स आल्सो हैव डुअल नेचर। if light has dual nature, particles also have dual nature, and all elementary particles, we are aware of the momentum of all elementary particles. हमें उसमें we know
we are aware of mass, we are aware of mass, momentum एंड पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। भाई आप इलेक्ट्रॉन की तो पार्टिकल नेचर को तो जानते हैं ना, उसके लिए आपको कोई मजीद और एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं ना करने। वो तो आप जानते हैं, वो तो फर्मली स्टैब्लिश बातें हैं। बट व्हाट, हाउ कम वेव्स, हाउ कम पार्टिकल्स कैन बी रिगार्डेड एज वेव्स? असल जो सवाल है वो ये है, हाउ कैन वी रिगार्ड पार्टिकल्स एज वेव? ये बड़ी अहम तरीन बात। असल खप तो ये, पार्टिकल्स को वेव्स कैसे मान लें? वी आर अवेयर ऑफ मास, मोमेंटम, पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, मगर हम पार्टिकल्स को वेव्स कैसे मान लें? ये बात है बड़ी अहम। वी आर अवेयर ऑफ मास, मोमेंटम एंड पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, वी कैन हाउ कैन वी रिगार्ड पार्टिकल्स एज वेव्स? ये है बात बड़ी क्या अहम। लुइस डी ब्रॉयो ने ये कहा कि particles, elementary particles have a wavelength associated with them. Particles like waves have a wavelength associated with them. Particles like waves have a wavelength associated with them, and that wavelength, और उसने जो फार्मूला अगर आपको याद हो, वो फार्मूला नहीं था मोमेंटम ऑफ द फोटोन का, फोटॉन्स मोमेंटम वाला फार्मूला जो था, ठीक है कि नहीं? डी ब्रॉयो अरेंज्ड दिस फार्मूला। डी ब्रॉगली, या जिसको हम लिखते डी ब्रॉगली पढ़ते, डी ब्रॉयो अरेंज दिस फार्मूला, रीअरेंज दिस फार्मूला। रीअरेंज कैसे? उसने यूं किया कि इसको लैम्डा को बेटा अरेंज करके एच ओवर पी कर दिया। डी ब्रॉयो रीअरेंज दिस फार्मूला, और उसने लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी कर दिया, ठीक है? और उसमें पी की जगह उसने एम वी लगा दिया, बिकॉज पार्टिकल्स का तो मास भी होता है और वेलोसिटी भी होती है। उसने कहा इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एंड दिस इलेक्ट्रॉन हैज अ वेलोसिटी v, तो ये इलेक्ट्रॉन यूं यूं मूव करेगा, यूं यूं मूव करेगा, और इसके साथ एक एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी। सो उसने कहा कि ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव अ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम कॉल्ड डी ब्रायोस वेवलेंथ, ठीक है कि नहीं? तो ऑल मूविंग पार्टिकल्स have a wavelength associated with them all moving particles have a wavelength associated with them, and this wavelength is called de Broglie's wavelength. De Broglie's wavelength, and it is given by
h over mv. इसका मतलब है कि फास्टर पार्टिकल हैज गॉट स्मॉलर वेवलेंथ. इसका मतलब ये है कि ये अगर एक नेगेटिव प्लेट है और ये अगर पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो वो यूं जाएगा. इसका मतलब है कि जब उसकी स्पीड वेवलेंथ लैम्डा डिक्रीजेस as electron gets faster, तो ये जनाब इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के बारे में बात होगी. Why should we accept this thing? Why should we accept this thing? हमें क्यों इसे तस्लीम करना चाहिए? हम क्यों माने इसे? जी हम क्यों माने इसे? यार हम तो नहीं मानेंगे इसे. There must be some experiment. तो बेटा इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट हुआ. लुइस डी ब्रायो ने ये थ्योरी दी थी 1923 में. लुइस डी ब्रायो ने एक्सपेरिमेंट दी थी 1927 में. हाँ 1927. और दिस वाज वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय 1928. 1928 में दो लोग थे, डेविसन और जर्मर. दे डिड एन एक्सपेरिमेंट. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रूव की, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन प्रूव की. इससे पहले कि मैं वो एक्सपेरिमेंट करूं, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूं. आप भी इसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन डॉक्टर क्वांटम्स एक्सपेरिमेंट. ठीक है कि नहीं? आए जरा इसे देखते हैं. हर जगह इश्तहार का आना लाजमी है. Isn't really the way it is, and that our senses are playing tricks on us. You just gotta wonder, what is this reality that we find ourselves in? Quantum physics says it's all just waves of information. Do I believe that? I hope so. Yikes! And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with ये the देखें slit. डायफ्रैक्शन हो रही है. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom
of another wave, ये यंग्स डबल they स्लिट cancel each एक्सपेरिमेंट, other out. So इसमें now वाटर और लाइट there को is an कंबाइन कर रहा है, interference pattern on the back यानी wall. वाटर वेव्स और लाइट वेव्स को Where the मिलाकर two एक tops डेमोन्स्ट्रेशन meet बनाई हुई है. are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is matter, through two slits, we get this. Two कहता है कि bands of पार्टिकल्स हो तो bits. ऐसे होना चाहिए, And with waves, वेव्स हो we तो get an ऐसे होना चाहिए. interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट, What? An interference pattern. समझ आइए. वो कहता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा हो, ये क्या हो रहा है, ठीक है कि नहीं? We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So they decide to shoot electrons. अब यहाँ से थोड़ा सा उसका लेवल और हायर हो जाता है, वो अभी आपके सिलेबस पे नहीं है, ठीक है कि नहीं है ना? ये आपने वीडियो देख ली, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इलेक्ट्रॉन्स भी वेव की तरह बिहेव करते हैं. इलेक्ट्रॉन रिफ्रैक्शन वाज प्रूव्ड बाय डेविसन एंड जर्मर. उन्होंने पूछे क्या किया, उन्होंने ये किया कि यहां पर आपके सामने ग्रेफाइट क्रिस्टल लिया उन्होंने. अच्छा, इससे पहले कि मैं इसकी तरफ बात करूं, मैं एक छोटा सा एक बात और भी करना चाहता हूं. आप मुझे एक बात बताएं, काइनेटिक एनर्जी, इफ वी एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होता? इफ वी एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन तो फिर क्या होगा? इफ वी एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन तो फिर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करें थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स, ठीक है ना? वोल्टेज का सिंबल भी V है, वेलोसिटी का भी. इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी. वेलोसिटी को मैं ऐसे जाहिर कर देता हूं, इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी, ठीक है कि नहीं? आपको पता है वोल्टेज इनटू चार्ज is equal to energy, kinetic energy, and it is equal to half mv square. कोई मसला तो नहीं है बेटा इसमें? ठीक है, ठीक है, मान ली बात हमने भी. अच्छा जी, अब आप लोग ये चीज देखो, इसमें अगर वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाएं, वोल्टेज के साथ सब्जेक्ट बनाएं तो ये बात है, और अगर एनर्जी के साथ सब्जेक्ट बनाएं तो ये बात है. अगर वोल्टेज के साथ सब्जेक्ट बनाएं तो ये है, एनर्जी के साथ बनाएं तो ये है, ठीक है? अब आपको पता है डी ब्रायोस वेवलेंथ किसके बराबर है? जो कर रहे हैं ये देखिए, ये मैंने वेलोसिटी की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है यहां से. इसमें कोई मसला तो नहीं है. अब आप इसको स्क्वायर करें, ये तो डी ब्रायोस वेवलेंथ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के साथ
या काइनेटिक एनर्जी के साथ इस तरह का रिलेशनशिप रखती है, वोल्टेज इनटू चार्ज एनर्जी के बराबर है। तो इस तरह से डी ब्रायोस वेवलेंथ जो है वो उसके साथ ये रिलेशनशिप रखती है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के साथ। अच्छा, तो अब आप देखें कि इसको कैसे हम डील करते हैं, किस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, वो देखें वो क्या बातें। अच्छा, ये देखिए आप न्यूमेरिकल है एक आपके सामने। An electron is accelerated through a potential difference of 1000 volts. An electron is accelerated through a potential difference of 1000 volts. ठीक है, calculate the d Bryos wavelength it has at the end of this acceleration. It has at the end of this acceleration. An electron is accelerated through a potential difference of 1000 volts. Calculate the Bryos wavelength it has at the end of this acceleration. तो क्या करेंगे, डी ब्रायोस वेवलेंथ इज इक्वल टू h ओवर 2m वोल्टेज इनटू चार्ज ओवर अंडर रूट 6.626 into 10 पर माइनस 34 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 into 10 पर माइनस 31, वोल्टेज कितनी है 1000, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 into 10 पर माइनस 19। तो कितनी वेवलेंथ आ गई जनाब जी, बताएं कितनी वेवलेंथ आई जी? कोई करे कैलकुलेट, कोई जन्नती बच्चा कैलकुलेट करे जी। जी 3.88 into 10 power minus 11. 3.88 into 10 पर माइनस 11। ये हाउ इज दिस वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू विच रेंज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? ये किससे कंपेरेबल है? This wavelength of this de Bryos wavelength of electron is comparable to the wavelength of X-rays. This de Bryos wavelength of electron is comparable wavelength of X-rays। जितनी X-rays की वेवलेंथ छोटी है उतनी ही वेवलेंथ ये वाली भी छोटी, जितनी X-rays की वेवलेंथ छोटी है उतनी वेवलेंथ ये वाली भी छोटी। ठीक है कि नहीं? अब आगे चीज देखें, अब आ जाती है जी कि हाउ कैन वी डेमोन्स्ट्रेट डायफ्रैक्शन। How can we demonstrate diffraction?
अब आपको ये बात पता है कि ये एक स्लिट है, आपको पता है स्लिट की विड्थ कितनी है, ये स्लिट की विड्थ W है, पीछे से वाटर वेव्स आ रही हैं, क्या आ रही हैं, ये वाटर वेव्स आ रही हैं, ये वाटर वेव्स यहां से डायफ्रैक्ट करते हैं। अच्छा, क्योंकि वाटर वेव्स की वेवलेंथ जो है वो इस विड्थ के कंपेरेबल, अगर इसी ओपनिंग से कोई बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स गुजरती, अगर इसी ओपनिंग से कोई बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स गुजरती जिनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती, जिनके लिए ये विड्थ बहुत बड़ी होती, तो वो तो डायफ्रैक्टर ना करती, सीधी चली जाती। तो पता चला कि डायफ्रैक्शन डेमोन्स्ट्रेट करनी है अगर, तो इफ यू वांट टू demonstrate diffraction, the width of the opening should be comparable to the wavelength of the wave. जी, width of the opening should be comparable to the wavelength of the wave. ठीक है कि नहीं? So how can we demonstrate diffraction of X-rays and electron? How can we find a slit? How can we find a slit whose width is comparable to 10⁻⁻10 meter or 10⁻11 meter? ऐसी स्लिट कहां से लाएं? ऐसी स्लिट कहां से लाएं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तालिबान आपने ब्रैग्स क्रिस्टलोग्राफी की आपके जहन में थी, क्या पढ़ाई है सर केमिस्ट्री वालों ने कि नहीं? हाँ हाँ, क्या जी बिल्कुल। आपको पता है कि फर्ज करेंगे दी डिस्टेंस बिटवीन atomic planes, distance between atomic plane is of the order of 10⁻⁻10 meter. That distance gap between the atomic planes, gap between atomic planes can act as slit for electrons and for X-rays. Atomic planes ये हैं कि if you consider graphite crystal, इफ यू कंसिडर ग्रेफाइट क्रिस्टल, तो ये उसमें ये एटम्स के लेयर्स हैं। दो एटॉमिक लेयर्स के बीच में जो गैप है वो 10⁻⁻10 का। तो अब इसमें ये है, इफ यू फायर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ये देखें, ये जो वेव्स हम बना रहे हैं हमारी इमेजिनेशन है, हमने इलेक्ट्रॉन्स को देखा तो नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन्स को या लाइट को किसी ने अपनी आंखों से तो नहीं देखा ना। देखिए हम किसी चीज को इस तरह देखते हैं
हमें कोई चीज नजर इस तरह आती है, उस पर लाइट गिरती है और वो लाइट हमारी आंख में एंटर होती है और हमारी आंख उससे डिटेक्ट करके देखती है। हमें ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि लाइट के ऊपर कोई चीज पड़े और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में दाखिल हो तो हमें लाइट भी नजर आ जाए, ऐसा तो नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कोई चीज पड़े और हमें इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए, ये भी मुमकिन नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा है, वो फोटोन से हिल जाता है, फोटोन से टकराएगा तो वो हिल जाएगा। तो हम सारी ऑब्जर्वेशंस ये जो हम बना रहे हैं, ये हमारी एक, इसमें कुछ हमारा तखय्युल है, कुछ हमारी इमेजिनेशन है और कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है जनाब, ठीक है कि नहीं। अब होता ये है कि वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर डायफ्रैक्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स की बीम। जब वो इलेक्ट्रॉन बीम्स डायफ्रैक्ट करती हैं, दे इंटरफेयर एज वेल। गिविंग राइज टू maxima and minima. But how can we see the maxima and minima of electrons? जी, जी, how can we see the maxima and minima of electrons? जी, how can we see the maxima and minima of electrons? हम इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमा और मिनिमा क्या कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं बेटा। ये है कि वी कैन डेवलप अ स्क्रीन विच इज इलेक्ट्रॉन सेंसिटिव। वी कैन डेवलप, हाँ जी बिल्कुल, वी कैन डेवलप अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन which gives off light, which gives off green light when electron fall on them. In this way we can see interference fringes or diffraction rings of electrons. ठीक है कि नहीं। मिसाल के तौर पे मैंने बताया था ना, डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है कि नहीं है। डॉक्टर क्वांटम्स एक्सपेरिमेंट, हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये एक डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं आप। ये जो रिंग्स बन रहे हैं, ये कुछ जगह पर रिंग्स बन रहे हैं, कुछ जगह पर आप देखें एक बड़ा सा रिंग है, उसके बाद बीच में गैप है, फिर बीच में एक फिर ग्रीन रिंग आ रहा है, बड़ा डिम सा, ऐसा है कि नहीं। एक मिनट है, ये बहुत टॉप की डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, एक में और एक मिनट है, देखें स्पेशल। This is an electron diffraction tube. It's a standard piece of equipment that we can use to show the wave behavior of electrons. Now, it's not used as widely as it might be, but let me show you how safe and straightforward it can be to use. This bit heated filament, which and I'll just apply the cathode. And I'm going to turn it to
concentric green circles. And that's a diffraction pattern that's produced as the electrons fly through the graphite. Now you can increase the energy of the electrons by increasing the voltage. अब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ क्या हो जाएगी? वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा बेटा? हाय भाई, वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो डायफ्रैक्शन क्या होगी? कम होगी। डायफ्रैक्शन कम होगी तो ये रिंग्स का डायमीटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखिए ये देख रहे हैं, ये बन रहे हैं। पहले जब देखें, now you can increase the energy of the electrons by increasing the voltage. You can see that's changed the diffraction pattern. The rings are closer together. And that's because at increased energies, the electrons have a shorter wavelength and they're diffracted less by the graphite. There's one more thing you might want to do with this apparatus, and that's to convince your students that the pattern is genuinely produced by electrons, that is charged particles, and not by a beam of light. And to do that, you use a magnet. And if you bring that close to the beam, you can see that it deflects the image on the screen. And that certainly wouldn't be happening if it was being produced by a beam of light. Now, once you're done with the apparatus, ठीक है यार, यहाँ तक नहीं, कोई मसला तो नहीं है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन पर आज तक सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन कौन सा आया है? सबसे जो मजे का क्वेश्चन आया है। अब अल्लाह मुझे मैं सही गेस कर लूं, ये ना हो कि ढूंढने टाइम लगा दें हम बहुत ज्यादा उस पे। वो जनाब आया था नवंबर 2007, जून 2007। अल्लाह करे कि निकल आए, पहले हल्ले में ही निकल आए। ठीक है कि नहीं? और जनाब क्वेश्चन पेपर 4 अल्लाह जी निकाल दे, एक ही हल्ले में निकाल दे। डाउनलोड करो यार जल्दी जल्दी। यहाँ से ओपन फाइल, यार किधर चले गए वो? ओपन, एक मिनट दोबारा डाउनलोड कर लेते। ये किधर चले गए? यार ये तो बड़ा लंबे कार्रवाई में पड़ गए यार। एक मिनट इसको यार डाउनलोड कर दे जरा कुछ। शुक्र है। नहीं एक मिनट, ये जनाब नहीं, इसमें नहीं बेटा, मैंने गलत, ये मेरे ख्याल 2006 का। अल्लाह जी प्लीज निकला है यार, शुक्र। ये देखें यार, ये देखें आपके सामने कुछ आ गया। A parallel beam of electrons all traveling at same speed is incident normally on a carbon film. Carbon film graphite की film. The scattering of electron by film is observed on a fluorescent screen as illustrated in the figure 7.1. Okay.
Assuming that electrons behave as a particle, predict what would be seen on the screen. Simple scattering pattern. आपके पास बहुत सारे पत्थर हो, आप एकदम सामने मारे किसी ग्रिल वाली चीज के ऊपर, तो कोई किधर जाएगा, कोई किधर जाएगा, कोई किधर जाएगा. इसका मतलब है आपने क्या लिखना है, सिंपल स्कैटरिंग पैटर्न. पहले का जवाब आपने क्या लिखना है, अगर इलेक्ट्रॉन्स एज अ पार्टिकल बिहेव करेंगे तो वो सिंपल स्कैटरिंग पैटर्न होगा. ठीक है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट्स the electrons do not behave as particles. Describe briefly the pattern that is actually observed on the screen. You may draw a diagram, a sketch if you wish. जी, alternate dark और brighter bands मिलेंगे हमें, alternate dark और bright rings मिलेंगे हमें. ठीक है कि नहीं, alternate dark और bright rings मिलेंगे हमें. ठीक है कि नहीं. अगला क्वेश्चन क्या है, इसका पार्ट क्या है. The speed of electron is gradually increased. Speed of electron अगर increase करेंगे तो उनकी wavelength कम हो जाएगी. Wavelength कम होगी तो diffraction कम होगी. Diffraction कम होगी तो वो rings एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, करीब आ जाएंगे. उनके वो जो fringes हैं वो एक दूसरे के बेटा क्या आ जाएंगी, करीब आ जाएंगी. बेटा this brings this lecture to an end. और क्या मैंने कहा, अगर आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ कम होगी. वेवलेंथ कम होगी तो डायफ्रैक्शन कम होगी. डायफ्रैक्शन कम होगी तो वो जो उसके जो फ्रिंजेस हैं वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगी, करीब आ जाएंगे. उनमें फ्रिंज स्पेसिंग कम हो जाएगी. वो रिंग्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और उनका डायमीटर कम हो जाएगा. ठीक है कि नहीं. कौन से, ये वाला जो आप जहाँ पे नोट्स लेके रखते हैं उसके उधर ये वाला. मैं भी आपको सेंड करता हूं. अच्छा, अभी मेरा एक पॉइंट